नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। देखिए भाजपा में एलओपी श्री राहुल गांधी जी के प्रति एक फोबिया है, क्योंकि एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो भाजपा सरकार के डर और धमकावे की राजनीति से झुकते नहीं हैं, निडर होकर स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं। तो फोबिया है तो वो तो साफ साफ जाहिर हो गया। और जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे का प्रयोग किया, और फिर वही हमको सिखा रहे हैं कि सदन में किस प्रकार से बात करनी चाहिए, सदन की मर्यादा क्या होनी चाहिए, और खुद बोल रहे हैं कि वो लोकतंत्र को पाताल से और गहरा ले जाना चाहते हैं। ये किस प्रकार का भाषा? मन में जो है तो वो तो निकल ही गया। बार बार हमने 2 दिन में देखा कि जो हम बातें विपक्ष, सामूहिक विपक्ष बार बार उठाता है कि एक तरफा सदन, एक तरफा रूलिंग, एक तरफा इंटरवेंशन, एक तरफा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक तरफा नसीहत जो मिलती है चेयर से, जो सारे बातें करिए विपक्ष, वो सच्चाई है। सर, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा है कि जो एलओपी है वो खुद ही सदन में नहीं रहते हैं। वो इनको एलओपी राहुल गांधी जी का फोबिया है। आज सदन के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से सदन के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री को सदन में नहीं रहना चाहिए था। इससे पहले तो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण सदन में प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को छुपाने के लिए ये बार बार एलओपी का नाम लेते हैं। गौरव गोगोई की बात में दम है, क्योंकि सोमवार से लेकर आज तक सदन के जितने भी दिन गुजरे हैं, ना सरकार ने एलपीजी पे कोई बात की, ना यूएस ट्रेड पे कोई बात की, ना ईरान पे जो इजराइल और अमेरिका ने युद्ध थोपा है उस पर भारत के स्टैंड की कोई बात की, और ना दूसरी चीज़ों पर बात की। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर सत्ता पक्ष की तरफ से बात होती रही, वो है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसको डिफेंड करने की बजाय, उस पर जवाब देने की बजाय राहुल गांधी पे निशाना। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूरे देश को समझाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लायक नहीं है। आपने ये कहकर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसके पद को नहीं टारगेट किया, आपने ये बता दिया इस पूरे देश को कि दरअसल आपको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी नहीं बनेंगे, कोई और बनेंगे। खुद राय दी आपने कि प्रियंका गांधी को बना दी, कोई तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। मतलब तकलीफ आपको राहुल गांधी से पर्सनल है। क्यों पर्सनल है? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ज़ुबान में अगर कहें तो अकेला शख्स है जो 12 साल से आप जिसको झुकाने की कोशिश कर रहे हो नहीं झुका है, खड़ा है और रोज़ाना तीखे सवाल करता है। सिर्फ सवाल नहीं करता, मज़े की बात है कि जितने सवाल राहुल गांधी ने पूछे, जितने बातें राहुल गांधी ने कही कि ये हो सकता है, जो आशंकाएं उन्होंने जताई, सब की सब सच निकली। कोविड के लिए राहुल गांधी ने कितने वक्त पहले बोल दिया था कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, सरकार को समझना चाहिए। हंस के टाला था ना, मजाक कहा था, पप्पू कह के टाल दिया था। अल्टीमेटली हुआ क्या? वही ना जो राहुल गांधी ने कहा। लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ये राहुल गांधी रोज साबित कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो फिर सरकार के पिट्ठू ना कहलाएंगे। वो सवाल पूछते हैं, और जब उनको ये भी लगता है कि देश के सामने कोई संकट खड़ा है, कुछ अच्छी योजना की ज़रूरत है, तो वो सरकार के साथ भी खड़े नजर आते हैं। आज भी राहुल गांधी ने ऐसे ही बात की जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को, अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन को करनी चाहिए, जब उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर एक राय देता हूं कि सरकार को ये जो सिचुएशन है इस वक्त एलपीजी की, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि वैश्विक राजनीति बदल रही है। तो हमारी विदेश नीति और बाकी नीतियां भी उसके मद्देनज़र होनी चाहिए, और इसके लिए सामने आना तो ज़रूरी है ना। Sir, it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time.
when you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. लेकिन राहुल गांधी की इस बात को वजन इसलिए नहीं मिलता कि जो इस बात पर अमल करना चाहते हैं, जिसको राहुल गांधी राय दे रहे हैं, वो सरकार इन मुद्दों पर बात ही करने को तैयार नहीं. प्रधानमंत्री सदन की बजाय चुनावी सभाएं कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में भी कोई जवाब नहीं दे रहे. मजबूरी में विपक्ष को सदन के बाहर बैठकर नारे लगाने पड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आओ, प्रधानमंत्री जी सदन में आओ. सिलेंडर का साथ में लेनी पड़ रहे हैं. लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन के अंदर तीखे सवाल पूछने की बजाय बाहर बैठ के कभी चाय की चुस्की प्लस सिलेंडर के साथ विरोध करना पड़ रहा है, तो कभी गले में नागनुमा एक ऑर्नामेंट पहन के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है. फिर आप कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कपड़े अच्छे नहीं पहनता या जो है वो कंडक्ट उसका ठीक नहीं है. कंडक्ट अपनी तरफ भी देखिए. गृह मंत्री ने जो भाषा का या जो शब्दों का इस्तेमाल कल सदन में किया, उनका तो क्या ही जिक्र करें. PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं. तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं. थैंक यू. ये सब सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह की ये वाली भविष्यवाणी भी शायद सच हो रही है. Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मनमोहन सिंह ने बहुत सोच समझ के बात कही थी, अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, कि बिना इवैल्यूएशन के अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो डिजास्टर होगा. सही बात है, क्योंकि इस वक्त जो देश में हो रहा है आप देखिए, चाहे आपका सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे इंडो यूएस डील का मुद्दा हो, चाहे ये एलपीजी की कमी का मुद्दा हो, सरकार की तरफ से जानकारी कौन दे रहा है? सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स. कल भी मैंने कहा था कि मोदी जी के चहेते मंत्रियों को देख लीजिए. अश्विनी वैष्णव ब्यूरोक्रेट, एस जयशंकर ब्यूरोक्रेट, हरदीप पुरी डिप्लोमेट, इस तरह के और कितने हैं आपके सामने हैं. एक भी ऐसा नेता मोदी जी का करीबी नहीं है जो ज़मीनी राजनीति जानता हो, जो ज़मीनी हकीकत मुद्दे जानता हो, लोगों की तकलीफ जानता हो. अमित शाह को आप कह सकते हैं, लेकिन अमित शाह को राजनीतिक जुगाड़ ज़्यादा आते हैं, ना कि ज़मीनी राजनीति. तो इसका मतलब सरकार कौन चला रहा है इस वक्त? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं. इसीलिए ब्यूरोक्रेट से जवाब दे रहे हैं. तो डिसीजन भी क्या ब्यूरोक्रेट ही ले रहे हैं. एज पर राहुल गांधी, नरवानी की किताब में लिखा है कि सेना अध्यक्ष को भी ऐसी सिचुएशन में भी कह दिया था कि जो उचित समझो वो करो. क्या सबको ये कह दिया गया है कि जो उचित समझो वो करो? अगर ऐसा है तो ये देश भगवान भरोसे है और मनमोहन सिंह की उस बात में 100% सच्चाई है और वो भविष्यवाणी सच हो सकती है कभी भी. अब आप ये देखिए, फिर लोग कहेंगे कि हिटलर की बात करते. हिटलर को अगर आप पढ़ेंगे, जो प्रोपेगेंडा मंत्री था उसका एक ही काम होता था, जब भी झूठी खबरें, झूठा वो चलवाना. इस एलपीजी संकट पे आज देश का कभी नंबर 1 चैनल कहलाता था, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता था, आज तक
उसने ये फर्जी खबर चलाई कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारतीय तेल टैंकरों को आने की इजाज़त दे दी है ईरान ने। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन तुरंत ही इस खबर की सच्चाई सामने आ गई। कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इंटरनेशनल एजेंसीज, हमारे भारत के कई पत्रकारों ने जब ईरान से के सूत्रों से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने तुरंत इसको डिनाई कर दिया। सोचिए, आज तक जैसा चैनल जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, वो ऐसी झूठी खबरें चला रहा है। वो चैनल जिसके लिए मैंने खुद जिंदगी के 10-11 साल दिए, गर्व महसूस होता था उस वक्त इस चैनल में काम करने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे चैनल की टैगलाइन बन चुकी थी पब्लिक भरोसे की वजह से कि खबर मतलब आज तक। मतलब लोग कहते थे कि पुराने ज़माने में खबर कंफर्म करनी हो तो बीबीसी को सुना जाता था, अब यह है कि खबर कंफर्म करनी हो तो आज तक को देखा जाता। वो आज ऐसी झूठी खबरें दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज तक अपनी मर्जी से ही खबर चला रहा हो, कहीं ना कहीं से कोई निर्देश तो आया, क्योंकि आज की डेट में हमारे जितने चैनल हैं वो अपनी मर्जी से एक भी खबर नहीं चला सकते। जो निर्देशित होती है वही खबरें चलती हैं। तो अगर सरकार इस तरह की खबरें चलवाकर छोटा छोटा रिलीफ लेने की कोशिश करी कि थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर स्थिति खतरनाक है, फिर स्थिति अच्छी नहीं है। फिर ये राहुल गांधी की राय भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि चीज़ें हो सकता है इससे आगे निकल गई हो। क्योंकि एज पर राहुल गांधी की अगर आप बात को भी जोड़ो तो डॉट्स अगर आप खुद जोड़ो तो समझ में आता है बात, ये सिर्फ मामला एलपीजी का नहीं है। एलपीजी की कमी का मामला जुड़ता है ईरान के साथ हमारी दोस्ती खत्म होने का। ईरान के साथ खत्म होने की वजह अमेरिका इजराइल से दोस्ती, अमेरिका और इजराइल के दोस्ती का घाटा भारत को क्या पड़ा, अमेरिका ने कैसे ट्रेड डील में रोज़ भारत को बदनाम करा, रोज़ भारत का मजाक उड़ा रहा है। ट्रेड डील के पीछे की वजह क्या है, वो फिर कौन सी फाइल्स है, कौन सा क्या है, क्या चीन के साथ नरवाया स्टैंड, क्या फिर इन सब को अगर आप छोड़ो फिर देसी पे आओ, फिर यूजीसी को लेकर, नियमों को लेकर जो आपस में ही खींचतान हो रही है, बहुत सारे, ये पिटारा है पूरा। शायद इसीलिए सरकार इस पिटारे में हाथ डालने से बच रही कि एक सवाल का जवाब देंगे तो सारे सवाल खुल जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उसी मुश्किल से बचने की एक ये नाकाम सी कोशिश नज़र आ रही है, लेकिन ये कोशिश लंबे वक्त चलने वाली नहीं है। मनमोहन सिंह का मैंने आपको बयान सुनाया, तो जो मोदी जी के सलाहकार हैं उन्हें मनमोहन सिंह सरकार का दूसरा टेन्योर भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार के मामले लगे थे, 2G कोल, कॉमनवेल्थ गेम्स और इस तरह के मामले, कोल घोटाला, बाद में जो सब बेदम निकले, फिर भी इन मुद्दों पर ही सरकार गिर गई थी और आपने फिर अन्ना हजारे को खड़ा किया। ये जो अभी के मुद्दे हैं ये तो उससे कहीं बड़े हैं। 2G स्कैम घोटाला सीधा आम आदमी को इफेक्ट नहीं कर रहा था, कॉमनवेल्थ घोटाला आम आदमी को सीधा इफेक्ट नहीं कर रहा था, कोयला घोटाला आम आदमी को सीधा इफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एलपीजी की कमी हर घर को इफेक्ट कर रही है, हर बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। होटल से लेके हीरा इंडस्ट्री तक सब कुछ फिलहाल शटडाउन की स्थिति में आ गई है। आपने जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी, जिसकी वजह से महंगा जो वो ट्रेड आपने एक्सेप्ट किया, टैरिफ, वो हर आम आदमी को इफेक्ट करेगा, किसानों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आपको इंडस्ट्रीज पे उसका इफेक्ट दिखेगा। उसके अलावा जो आपके यूजीसी वाले नियम का मामला है, उसने समाज को, खास करके जिस हिंदू समाज को आपने उसके कंधे पे चढ़कर सत्ता में बैठे थे ना, उसी समाज को दो फाड़ कर दिया है। आज बीजेपी के खास सपोर्टर भी बीजेपी के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक यूजीसी नियम की वजह से।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, जो मनमोहन सिंह की सरकार से कहीं बड़े हैं। इसलिए टेम्परेरी रिलीफ जो कहना पेन किलर खा रहे हो आप, तो टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन बीमारी बहुत बड़ी है और ये बीमारी बहुत घातक होगी अगर आपने टाइम पे इलाज ना किया तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।